बाहर से नहीं उठेंगे। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये बैठ गए हैं, कुछ एक महिलाएं भी इनके साथ बैठी हैं और ऐसे में हालांकि संख्या इनकी 2555 के करीब है, लेकिन शिफ्ट वाइज वहां पर इनके बैठने का सिलसिला जारी है। अभी तक पॉलिसी नहीं बन पाई, कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ नहीं किया और अब तो एसएमसीज की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जब सरकार को कुछ नहीं करना होता है तो फिर कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया जाता है ताकि उन वर्गों को टाल दिया जा सके कुछ समय के लिए। तो यहां दिसंबर की अवधि खत्म हो गई, जनवरी माह नए साल का खत्म होने को आया है, लेकिन अभी तक पॉलिसी का प्रारूप नहीं बना, कैबिनेट सब कमेटी ने कोई मीटिंग नहीं की, ये खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब जब तक रेगुलर पॉलिसी इनके लिए नहीं बनेगी, ये उपायुक्त कार्यालय के बाहर ही बैठेंगे और बजट सेशन का घेराव करने की चेतावनी भी इन्होंने दे दी है। 3 दिन इन्हें बैठे हुए हो चुके हैं, महिलाएं भी इनके साथ बैठी हैं, सुबह से रात तक कड़ाके की ठंड पर एक ही जगह पर ये बैठे रहते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इन्हें भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया और काफी ज्यादा नाराजगी इनकी ओर से भी व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में और भी ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी है या बजट सेशन से पहले ही जो सड़कों पर नजर आने वाले हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को सरकार कैसे संभालती है देखना होगा। काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये सरकार के लिए रहने वाला है। जहां बात शिक्षा महकमे की करे या स्वास्थ्य महकमे की करे, हर वर्ग हमें सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहा है। डॉक्टर्स की ओर से स्ट्राइक हो रही है, शिक्षकों की ओर से स्ट्राइक की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे वर्ग जो पहले कभी नजर भी नहीं आए थे, अब वो भी सामने आ गए हैं और उनकी ओर से भी चेतावनी देने का सिलसिला जारी है। टैक्सी ऑपरेटर्स की ही अगर हम बात कर लें तो किस ओर अब सरकार ध्यान देती है, कैसे इनकी मांगों पर गौर किया जाता है और विशेष तौर से तब जब बार बार मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा जाता है कि अभी सरकार के पास बजट ही नहीं है। तो बजट भी नहीं है लेकिन ऐलान भी किए गए हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, यही सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस वक्त माना जा रहा है। देखिए, ये एसएमसी से रिलेटेड हमने आपको जानकारी दी। अब एंटिटी भर्ती पर आना चाहेंगे क्योंकि महिलाओं का ये कहना है कि पूर्व जयराम सरकार में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस ड्राफ्ट के मुताबिक उन महिलाओं को भी अनुमति दी गई थी जिनके पास महज 1 साल का ही डिप्लोमा था, तो उसे भी एक तरह से उन महिलाओं को भी पात्रता दी गई थी। लेकिन अब यहाँ सुखू सरकार ना तो कोई ड्राफ्ट बना रही है, ना ही उन महिलाओं पर विचार कर रहे हैं जिन्होंने ये डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। इसलिए आग्रह भी इन्होंने किया है और चेतावनी भी साथ ही साथ दी है कि जो पूर्व जयराम सरकार में ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसी के मुताबिक इन भर्तियों को करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ये बड़ा प्रदर्शन करेंगी, ये भी सड़कों पर उतरेंगी। अब देखिए, एक और वर्ग सामने आ गया, इन्होंने भी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है। 15,000 के करीब इन महिलाओं की संख्या है और 4500 के करीब ये पद भरे जाने हैं, लेकिन कोई ठोस कदम जब वर्तमान सरकार इन पदों को भरने पर नहीं उठा रही है तो महिलाएं भी अब विवश होकर सड़कों पर उतरेंगी, ये इनकी ओर से कहा जा रहा है। यही महिलाएं अब ये कहती हुई भी नजर आ रही हैं कि ना तो 1500 इन महिलाओं को दिए गए, ना वर्तमान सरकार नौकरी दे रही है। अगर कुछ देना ही नहीं था तो ऐलान क्यों किए जा रहे हैं, कम से कम ऐलान तो ना किए जाए। अब देखिए, हालांकि अभी सरकार हमें इस मूड में नजर आ भी रही है कि शायद एंटिटी भर्ती करवाई जाए, क्योंकि समग्र शिक्षा के तहत जो क्लेम किया गया है केंद्र सरकार के पास, उसमें एंटिटी शिक्षकों को भी मेंशन किया गया है, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि 1 वर्ष का डिप्लोमा जिन महिलाओं के पास है उसे लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इस पर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका यह नतीजा निकला है कि महिला पूर्व जयराम सरकार की ड्राफ्ट पॉलिसी पर चली गई हैं। इनका कहना है जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसी के मुताबिक भर्ती होनी चाहिए और प्राथमिकता इसमें उन्हीं महिलाओं को दी जाए जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, बजाय इसके कि इसमें जेवीटी या आंगनबाड़ी वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाए। ये कुछ दिन पहले सुझाव क्योंकि अधिकारियों ने दे दिए थे, जिसके बाद ये महिलाएं काफी ज्यादा विरोध में आ गई थी। एक बार फिर इनकी उम्मीद जगी थी कि शायद एनटीटी भर्ती होगी, लेकिन फिर से खुद को ये भी ठगा सा महसूस कर रही हैं और अब ये भी जल्दी ही भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सड़कों पर उतरने वाली है। इनकी ओर से भी चेतावनी सामने आ चुकी है। टैक्सी ऑपरेटर्स बार बार एक ही बात का विरोध कर रहे हैं कि स्पेशल रोड टैक्स इनका बढ़ाया गया है। इस पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि कोई भी एसआरटी नहीं बढ़ाया गया है। एक तरह से गलतफहमी इन्हें हुई है। इससे पहले जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके 2 पहलू ऐड करने के लिए रह गए थे जिन्हें अब ऐड कर दिया गया है, लेकिन यहां टैक्सी ऑपरेटर्स मानने को तैयार नहीं है और इन्होंने ये साफ तौर से कह दिया है कि जिससे पहले ये सड़कों पर उतरे, बड़ा हंगामा करे, चक्का जाम करे, इस तरह की परिस्थितियां शिमला की सड़कों पर बने, उससे पहले इस टैक्स में
रोक लगा दी जाए, एक तरह से इन्हें छूट मिलनी चाहिए। बाहरी राज्यों से जो यहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर्स आते हैं उन्हें तो छूट मिलती है, लेकिन जो राज्य के टैक्सी ऑपरेटर्स हैं इनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, भारी भरकम टैक्स लगाया गया है। अभी पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय भी एक तरह से ठप पड़ा है, टूरिस्ट यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो कैसे इतने टैक्स का ये भुगतान करेंगे। हालांकि ये धर्मशाला भी पहुंचे थे और बैठक इनके साथ हुई थी, आश्वासन इन्हें उसमें भी कई तरह के दिए गए थे, लेकिन अब इनके भी सब्र का बांध टूट गया है। आज इसी बुलेटिन में लगभग 4 से 5 वर्गों से संबंधित जानकारी हम आपको दे चुके हैं, जो कि सरकार से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और रोष भी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर क्राइम को लेकर देखिए हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए कि साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए जो 1930 ये टोल फ्री नंबर है, 1930 टोल फ्री नंबर यहाँ शुरू किया गया था पुलिस की ओर से ही। लगभग इसमें 46,817 शिकायतें आई हैं 10 माह के भीतर। 10 माह के भीतर इतनी ज़्यादा शिकायतें जब आती हैं तो लाजमी सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय बन जाता है, क्योंकि साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को अवेयर रहने की बेहद आवश्यकता है। इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े सबसे ज़्यादा मामले बताए जा रहे हैं, जो कि 10,037 के करीब हैं। और जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा भोले भाले लोग ही इन लोगों की चपेट में आ जाते हैं। जैसे कि आगे से ये राशि मांगेंगे और राशि मांगने के बजाय फिर कोई बड़ा वायदा कर देंगे, लोग झांसे में आ जाएंगे और फिर इन्हें पैसे भी दे देते हैं, इनके अकाउंट में उस पेमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए तरह तरह के अभियान अभी साइबर पुलिस की ओर से भी चलाए गए हैं, ताकि लोगों को रोका जा सके, वो ऐसे क्राइम्स की चपेट में ना आए। लेकिन आंकड़ा आप बिल्कुल देख सकते हैं कि लगभग 50,000 के करीब है जो शिकायतें अभी यहाँ पहुंची है पुलिस के पास। साइबर सेल में जितनी भी शिकायतें पहुंची है, इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले क्योंकि सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि रिकवरी की बात जब हमने पूछी कि फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतों में रिकवरी कितनी हुई है, तो ये जानकारी भी दी गई है कि 2,01,95,965 रुपए की रिकवरी भी इसमें कर ली गई है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ गिरोह ऐसे होते हैं जो कि बाहरी राज्यों से संबंधित होते हैं। ऐसा ही मामला एक और हिमाचल प्रदेश में सामने आया है और मंडी पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया है। नाइजीरियन मूल का ये व्यक्ति बताया जा रहा है। ऑनलाइन शादी का झांसा लोगों को दे रहा था और फिर अपने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करवा रहा था। जब इस बात की पूरी जांच की गई तो पता लगा कि एक बड़ा गिरोह है और बाकी के राज्यों में भी ऐसी कुछ एक कंप्लेंट्स दर्ज की गई है। इसी गिरोह से संबंधित ये FIR दर्ज हुई है। लगभग 9 राज्यों में साइबर क्राइम की ये शिकायतें दर्ज हुई है, जहां ऑनलाइन शादी का ये झांसा दे रहे थे, भारी भरकम पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहे थे, अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें आगे दिखा रहे थे। हालांकि ये तस्वीरें भी इन्होंने गूगल से या फेसबुक से डाउनलोड की थी, जिस वजह से कुछ लड़के या बाकी के जो परिवार थे इनके झांसे में आ गए कि इनकी शादी उन लड़कियों से करवा दी जाएगी और बाद में पैसा लेकर ये फरार हो रहे थे। अब नाइजीरियन मूल के इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और 12 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का केस इस पर दर्ज था। जैसे ही ये शिकायतकर्ता ने पुलिस के पास शिकायत की तो उसके बाद जांच शुरू हो गई थी। दिल्ली से इसे पकड़ लिया गया है और बाकी की पूछताछ भी इससे की जा रही है। हालांकि न्यायालय हमीरपुर में इसे पेश किया गया था और 6 दिन का रिमांड हासिल कर अब इससे पूछताछ की जा रही है। तो इस तरह के हम कहना चाहेंगे बड़े स्कैम सामने आ जाते हैं और भोले भाले लोग ही इसमें सबसे ज्यादा ठगे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम बढ़ ही इसलिए रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी अवेयर नहीं हैं। देखिए, परिवहन विभाग की ओर से अभी एक नया कदम उठाया गया था कि VIP नंबर्स की नीलामी की जाएगी। इसी संदर्भ में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि माना भी जाता है कि शौक एक बड़ी चीज है और ऐसा ही कुछ करसोग के MLA की ओर से भी किया गया है। दीपराज जी से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं। 12 लाख रुपए का इन्होंने VIP नंबर खरीदा है, 0001, ये फैंसी नंबर बताया जा रहा है। और महज ये एक ऐसा नंबर नहीं खरीदा गया है, बल्कि 4 फैंसी नंबर ऑप्शन में लगाए गए थे। चारों की नीलामी हो गई है और चारों नंबरों से 45 लाख की इनकम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कमाई है। तो इनमें से HP 30-0001 नंबर RLA करसोग का था। इसे बिल्कुल विधायक दीपराज जी ने खरीद लिया है और बोली इसकी 12 लाख रुपए तक की लगी है। हालांकि सबसे ज्यादा 16 लाख की बोली लगी है ये HP 84-0001 नंबर के लिए गई है। RLA सुजानपुर से एक्शन हुआ था और इसे प्रदीप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने खरीदा है। तीसरी बोली HP 39 और 0001 नंबर को लेकर लगी है, ये नेकराम ने 8 लाख रुपए में खरीदा है। और जबकि RLA कुमार सेन के तहत HP 95-001 नंबर को 8 लाख में ही खरीदा गया है। ये
उमेश गोयल व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। वीआईपी नंबर्स को खरीदने के लिए क्रेज बहुत ज्यादा है हिमाचल वासियों में और देखा भी जा सकता है सफलता भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हाथ लगी है। पहली बार ये कदम उठाया गया कि सिर्फ वीआईपी पर्सनैलिटीज के लिए जो नंबर रखे जाते थे वो आम लोगों को भी दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो फाइनेंशियली साउंड है इन नंबर्स को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं और देखा जा सकता है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पर जिस तरह से एमएलए दीपराज का नाम भी सामने आया है, इन्होंने भी अपना एक बड़ा शौक दिखाया है वीआईपी नंबर को खरीदने के लिए। आज क्योंकि जब विधायक प्राथमिकता की बैठक हो रही थी तो जो भाजपा विधायक सतपाल सत्ती हैं ये डीजीपी संजय कुंडू पर बहुत बुरी तरह से भड़क गए थे। इनका ये कहना था कि इनके विधानसभा क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर इन्होंने 3 उदाहरण भी दिए। एक उदाहरण इन्होंने महिला कांस्टेबल से संबंधित दिया कि जब घटनास्थल पर कोई महिला कांस्टेबल पहुंची तो उसे दुकान के अंदर वहां के लोगों ने बंद कर दिया और पुलिस की भूमिका पर भी यहाँ कुछ एक सवाल उन्होंने उठाए। हालांकि डीजीपी संजय कुंडू ये बात सुनकर हंसने लगे और सीएम सुक्खू ने उन्हें सबके सामने फिर डांट भी दिया, ये कहकर कि उन्हें हंसने के बजाय इस पर जवाब देना चाहिए और इस पूरे मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। इन घटनाओं को लेकर डीजीपी को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। इस तरह के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं और सवाल यहाँ पॉलिटिशियंस की ओर से भी, अधिकारियों की ओर से भी और आम लोगों की ओर से ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार पुलिस कहाँ है और अपनी भूमिका निभाने में इतनी पीछे क्यों नजर आ रही है। महिला कांस्टेबल्स अधिकतर ऐसी हैं जो कि सड़कों पर रील्स बनाती हुई नजर आती हैं। ऐसा ही हाल पुरुष कांस्टेबल का भी है और रील्स बनाने के लिए तो इन्हें रखा नहीं गया है। तो जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति पर ही अपना पूरा ध्यान दे और लगातार ऐसी वीडियोस भी अब तो वायरल हो रही हैं जहां ट्रैफिक को ना संभालते हुए रील बनाती हुई महिला कांस्टेबल या फिर पुरुष कांस्टेबल नजर आ रहे हों, लेकिन सख्ती इन पर कोई नहीं बरती जा रही है। ऐसे ही सवाल आज कुछ यहाँ पर विधायक की ओर से भी विधायक प्राथमिकता बैठक में उठाए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत एक और बड़ा कदम अनाथ बच्चों के लिए उठाया जाएगा। अनाथ बच्चों को अब कोचिंग सेंटर में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसके साथ ही वित्त सचिव, शिक्षा सचिव और तकनीकी शिक्षा सचिव और साथ ही सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के निदेशक को इसमें मेंबर बनाया गया है। ये सभी मिलकर एक ऐसी लिस्ट तैयार करेंगे, एक ऐसे संस्थानों की लिस्ट तैयार करेंगे जो पूरे भारत में अनाथ बच्चों को फ्री में कोचिंग देते हो, ताकि इन बच्चों को भी उसमें शामिल किया जा सके। ये बड़ी बात हम कहना चाहेंगे। और हाल ही में देखिए, एक फिल्म पॉलिसी को लेकर फैसला सरकार की ओर से लिया गया था, जिसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। इस बारे में प्रधान सचिव भरत खेड़ा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल में अब फिल्म पॉलिसी 2024 को लागू कर दिया गया है और इससे पहले हाल ही में देखिए कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ था, लेकिन अब एक तरह से लागू हो चुकी है ये पॉलिसी भी, जब ये नोटिफाई हो गई है। अंतिम खबर जीओआईटी पोस्ट कोड 817 और बाकी रिजल्ट से संबंधित हम देना चाहेंगे, क्योंकि पोस्ट कोड 817 को लेकर तो अगली कैबिनेट में डिसीजन होगा, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो हालात भी कुछ दिन पहले बने थे, पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए थे और आश्वासन भी इन्हें क्योंकि सुक्खू सरकार ने दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठीक इससे पहले राज्य चयन आयोग को फंक्शन करने के लिए भी अब फैसला ले लिया गया है। दरअसल अभी वहां पर क्योंकि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए अब ये एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी, चेयरमैन की नियुक्ति हो सके और जल्दी ये पद फंक्शनल हो सके। अभी खाली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही है, लेकिन अब एक और नई पोस्ट क्रिएट होने जा रही है चेयरमैन की। जब चेयरमैन वहां बैठेंगे तो ये जो राज्य चयन आयोग है फंक्शनल हो जाएगा। ये दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से इसकी बहाली हो जाएगी और प्रक्रिया वहां पर शुरू होगी। ये इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि लोक सेवा आयोग ने तो ये रिप्लाई दे दिया है कि ऐसे पोस्ट कोड जिस पर एफआईआर दर्ज है उनका रिकॉर्ड वो नहीं लेने वाले हैं। तो ये लाजमी सी बात है, वो उन पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे जिन पर एफआईआर दर्ज है। तो इसके बाद अब राज्य चयन आयोग को ही इन पोस्ट कोड्स को लेकर जिम्मा दिया जा सकता है और इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी अब फंक्शनल करने की बात हो रही है और चेयरमैन की नियुक्ति बहुत जल्दी अब इसमें होने वाली है। इसीलिए ये पोस्ट एक तरह से क्रिएट हो चुकी है। तो ये हम जानकारी लेकर आए थे, क्योंकि अगर जीओआईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को घोषित करने पर जानकारी भी अगले कैबिनेट में सामने आती है तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि तुरंत प्रभाव से जैसे ही चेयरमैन बिठाए जाएंगे राज्य चयन आयोग में, तो वो इसमें सबसे पहले शायद इसी भर्ती में रिजल्ट घोषित करने का काम करने वाले हैं। फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।